आप देख रहे हैं संसद टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। और टॉप न्यूज में बात होगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, खेल जगत और आर्थिक जगत के समाचार। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत आसियान के बीच समेकित रणनीतिक भागीदारी और आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर। कंबोडिया की सफल यात्रा के बाद भारत लौटे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई वैश्विक नेताओं से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री। 3 दिवसीय सम्मेलन में वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा। साथ बढ़ें, सशक्त बने सम्मेलन की थीम। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर हुआ ब्लास्ट, मौके पर मिला बारूद। 13 दिन पहले प्रधानमंत्री ने किया था ट्रैक का उद्घाटन। रेलवे ने ट्रेन का संचालन रोका। एनआईए ने शुरू की घटना की जांच। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में बड़ा बम धमाका, 6 की मौत हुई, करीब 80 लोग घायल। एक शख्स की गिरफ्तारी। भारत ने हमले की कड़ी निंदा। और दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से शुरू होगा 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल मेले की थीम। 14 से 27 नवंबर तक चलेगा मेला। और आइए अब खबरें विस्तार से। सत्तरवें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के 3 दिवसीय दौरे पर आज रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़ें, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। यह समिट भारत के लिए खास मानी जा रही है। शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और अमेरिका समेत अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रभावों समेत वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूह से जुड़े देशों के कुछ प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। India will be taking forward the main points of Indonesia's policy of its presidency, which are related with renewable energy, health, and digital transformation. However, it will also be a very good and appropriate occasion for our Honorable Prime Minister to tell the world leaders about the main theme of India's own G20 presidency. As the Honorable Prime Minister spoke about during the launch of the G20 logo and website, India has a lot to offer to the world to face the current challenges. Whatever progress India makes for itself, it always projects it for the entire world. और बाली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे विदेश मामलों के संवाददाता, मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश जी, कहा जा रहा है कि भारत के लिए ये सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 3 दिवसीय प्रधानमंत्री के इस दौरे का जो पूरा कार्यक्रम है वो क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे में जो है निकलने वाले हैं वो दोपहर के करीब निकलेंगे और दोपहर के करीब निकल के वो रात में भारतीय समय के हिसाब से करीब 9 बजे पहुंचेंगे। और 9 बजे के बाद देखिए बहुत सारी बैठकें नहीं है। जो असली बैठकों का सिलसिला होगा वो कल से शुरू होगा और कल और परसों जो है इफेक्टिव जो प्रोग्राम सारे हैं जिसमें कि वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। उसके अलावा जो है वो कई देशों के राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष से मिलेंगे, जिसमें कि कह सकते हैं आप अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हुए हैं
वो ऋषि सुनक, उसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सहित कई अन्य नेताओं से मिलेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल 1 दिसंबर से जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने वाली है, और यह कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद अगले 1 साल तक हमारे हाथ में होगा कि हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से G20 का एजेंडा हो और कौन सी बातें हम G20 के देशों को समझाएं, ताकि दुनिया में जो पैंडेमिक के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उससे कैसे निजात पाया जाए। और दुनिया में जो करीब करीब 14 चैलेंजेस के बारे में कल विदेश सचिव जो है विनय क्वात्रा ने बताया कि 14 चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन होगा। जो 3 थीम है, वो 3 थीम है जो कह सकते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी का और हेल्थ का। इसके अलावा 14 अन्य चुनौतियां हैं, उसके बारे में ये बातें होंगी, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का रुख उसमें रखेंगे। और समझा यह जाता है कि इससे जो इन दोनों खतरनाक परिस्थितियों के बाद की जो दुनिया है, उसको एक नई दिशा मिलेगी और भारत के सामने अगले साल का एजेंडा तय करने का मौका रहेगा। बिल्कुल अखिलेश जी, हम जानते हैं कि इस समय मौजूदा वक्त में वैश्विक चुनौतियां कितनी गंभीर है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का इस सम्मेलन में शिरकत करना और G20 की मेजबानी आने वाले समय में करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि इसकी थीम है साथ बढ़े सशक्त बने, और भारत भी हमेशा से इसी थीम का समर्थक रहा है। निश्चित तौर पे भारत देखिए दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और G20 में कह सकते हैं कि भारत की भूमिका पैंडेमिक के दौरान अगर कहें तो G20 में अगर कई अन्य देशों ने सहयोग किया है, लेकिन पैंडेमिक के दौरान खास करके वैक्सीन मैत्री के माध्यम से भारत ने दुनिया में जो एक कह सकते हैं कि एक अपनी ऐसी कीर्तिमान स्थापित की है, जिसमें कि हमने ग्रांट भी दिया, हमने कमर्शियल रेट पे भी दिया, वैक्सीनेशन के मामले में हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी के मामले में भी दुनिया को भारत ने आश्वस्त किया कि जहां तक जरूरत होगी हम खाद्यान्न की आपूर्ति करेंगे। तो इस समय G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल होना और अगले साल भारत के हाथों में G20 की प्रेसिडेंसी आना कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए अगली जो दुनिया हो रही है, उस दुनिया में भारत का जो महत्व है काफी बढ़ता जा रहा है। इसलिए कि भारत में कंज्यूमर बहुत ज्यादा है और भारत मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी बढ़ रहा है, और जो खास करके सप्लाई चेन में मोनोपोली एक आध देश की बनी हुई है, उस सप्लाई चेन को डिसेंट्रलाइज करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। और G20 ऐसे देशों का समुच्चय है जिसमें कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं, दुनिया की लोकतांत्रिक देश और दुनिया के ऐसे भी देश जिसमें कि राष्ट्रपति शासन है या एक पार्टी की सरकार है, जिसमें कि चीन जैसे देशों का सकते हैं, सारे देश हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। 80% से ज्यादा का इनका GDP है। तो ऐसे में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि वो दुनिया को एक दिशा दे सके। बिल्कुल अखिलेश जी, आप 3 दिवसीय सम्मेलन पर अपनी नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी संपर्क करेंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया की सफल और सार्थक यात्रा के बाद रविवार रात स्वदेश लौट आए। उन्होंने कंबोडिया में आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों को संबोधित किया, जिसके बाद जारी साझा बयान में भारत आसियान देशों ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक रणनीतिक भागीदारी कायम रखने और सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। उपराष्ट्रपति ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत आसियान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के अनिश्चित भू राजनीतिक परिदृश्य में हमें सहयोग का विस्तार करने और सामरिक विश्वास को गहरा करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपनी यात्रा के दौरान कंबोडिया के राजा नोरोदोम सिहामोनी, प्रधानमंत्री हुन सेन और सीनेट के अध्यक्ष के साथ अलग अलग बैठकें की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। साथ ही मानव संसाधन, बारूदी सुरंगों को हटाने और विकास परियोजनाओं सहित अन्य क्षेत्रों में भी द्विपक्षीय रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया की सीनेट के अध्यक्ष की भी मुलाकात हुई। इस दौरान भारत और कंबोडिया की संसदीय प्रणाली और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों के सांसदों के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। सभी बैठकों में कंबोडियाई नेतृत्व ने कंबोडिया के मुश्किल समय में भारत के सहयोग की सराहना की। कंबोडिया यात्रा के दौरान नोम पेन्ह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय संग्रहालय का भी दौरा किया। उन्होंने विजिटर्स बुक में लिखा है कि प्राचीन समय में भारत और कंबोडिया के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंधों को दर्शाते हुए खमेर कला के अद्भुत कार्यों की उन्हें देखकर बेहद खुशी हुई है।
उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और न्यूजीलैंड के साथ ही जापान के प्रधानमंत्रियों सहित विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की। और चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैनिकों की बहादुरी का जिक्र करते हुए राष्ट्र को आश्वासन दिया है कि भारत पर बुरी नजर डालने वाले किसी को भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। राजनाथ सिंह हरियाणा के झज्जर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रहित में लिए गए निर्णयों का जिक्र किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का मुख्य ध्यान राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है और देश को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी शस्त्र और साजो सामान निर्मित किए गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे सैनिकों ने अपने आप को बार बार साबित किया है। उनकी तैयारियों और साहस के सबूत साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और गलवान घाटी में हमारे सैनिकों ने वीरता जो दिखाई उसके प्रमाण हैं। रक्षा मंत्री ने भारत की वैश्विक छवि बदलने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और कहा कि भारत सुनने वाले देश की जगह अब बोलने वाला देश बन गया है। और उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि रेलवे लाइन पर बने एक पुल पर शनिवार देर रात ब्लास्ट होने से रेलवे ट्रैक में दरार आ गई। इस ट्रैक को डेटोनेटर के जरिए निशाना बनाया गया। अब इस मामले में पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धारा 16 और धारा 18 के तहत केस दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू की है। घटना उदयपुर सलूम्बर मार्ग पर केवड़े की नाल में ओडा रेलवे पुल पर हुई थी। ये रेल लाइन 31 अक्टूबर से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रैक का उद्घाटन 13 दिन पहले ही किया था। अब तक की जांच में सामने आया है कि रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट करने के लिए सुपर पावर 90 कैटेगरी की विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। सुपर पावर 90 पैकेज्ड इमल्शन विस्फोटक है जो कि एक मजबूत, हाई स्ट्रेंथ और खतरनाक डेटोनेटर माना जाता है। धमाके को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके की एटीएस, एनआईए और रेलवे की आरपीएफ की टीमें जांच कर रही हैं। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। The teams of state government ATS, central government NIA, railways RPF, all the teams are there on the site. Moment the information came, everybody reached at the site. Investigation is going on. Whomsoever has done this kind of destructive activity, they will be severely punished. We'll go to the logical end to make sure that the people who have tried to destroy the track and cause a big accident, they will be punished to the logical end. Simultaneously, from the point of view of the passengers, the team to restore the bridge is ready on the site. As soon as the preliminary investigation and taking photographs, collecting evidence is completed, within 3 to 4 hours, the track will be restored and trains will start running again. और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को रिकॉर्ड 75.6% मतदान हुआ। राज्य के निर्वाचन अधिकारियों के पास रविवार को उपलब्ध आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। और इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 75.57% मतदान हुआ था। कुल महिला मतदाताओं में से 76.8% और पुरुषों में से 72.4% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। थर्ड जेंडर का मतदान प्रतिशत 68.4 रहा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से 74.6% मत पड़े, 1% डाक मतपत्र पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और इससे अब तक कुल मतदान जो है वो 75.6% हुआ। लगभग 2% डाक मतपत्र अभी प्राप्त होने हैं। सबसे अधिक 85.25% मतदान दून विधानसभा क्षेत्र में और सबसे कम मतदान 62.53% शिमला विधानसभा सीट पर हुआ। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को मतदान के परिणाम घोषित किए जाएंगे।
और इधर कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 39 उम्मीदवारों की 2 और सूचियां जारी कर दी हैं। कांग्रेस ने वडगाम विधानसभा सीट से जिग्नेश मेवाड़ी को टिकट दिया है, जबकि ठाकुर मोहन सिंह को मनसा से, बलदेव जी ठाकुर को कलोल से, इमरान खेड़ावाला को जमालपुर खड़िया से, अमित चावड़ा को अंकलाव से और बालकिशन पटेल को दाभोई से टिकट दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने पहले 6 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं सूची जारी की, जिसमें मनहर पटेल का नाम शामिल है, जिन्हें बोटाद से रमेश मेर की जगह टिकट दिया गया है। देर शाम कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक 142 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। और आज से दिल्ली की सड़कों पर सभी तरह के वाहन बिना किसी रोक-टोक के चल सकेंगे। दिल्ली सरकार ने रविवार को BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर आज से प्रतिबंध जो है वो हटा लिया है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली में पंजीकृत 5 लाख वाहन मालिकों को राहत मिली है। वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी के बाद गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग के निर्देश पर ऐसे वाहनों पर पाबंदी लगाई गई थी। और पंजाब के अमृतसर में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार पंजाब में अमृतसर के 145 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में तड़के 3:42 पर आए इस भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार ये भूकंप जमीन के नीचे 120 किलोमीटर की गहराई में आया। गौरतलब है कि एक सप्ताह के भीतर दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के जोरदार झटके कई बार महसूस किए गए हैं। बीते मंगलवार देर रात 1:57 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो है वो 6.3 मापी गई और इसके बाद शनिवार को शाम करीब 7:57 पर 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। और 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का आगाज आज से नई दिल्ली में होगा। ये मेला 27 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन करेंगे। ये मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और अनुप्रिया पटेल मौजूद रहेंगी। आज से शुरू होकर 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। मेले में आजादी का अमृत महोत्सव की भी झलक देखने को मिलेगी। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत भारतीय उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। मेले में लगभग 2500 प्रदर्शक शामिल होंगे। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र इस बार इस मेले में भागीदार राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। मेले में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। लद्दाख पहली बार इसमें हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, UAE, वियतनाम, चीन, ट्यूनीशिया, लेबनान और रिपब्लिक ऑफ तुर्की भी हिस्सा लेंगे। प्रगति मैदान में आयोजित ट्रेड फेयर में प्रवेश करने के लिए दिल्ली के 67 मेट्रो स्टेशन पर टिकट उपलब्ध हैं। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एक समारोह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आज आयोजित किया जाएगा। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। हम अपने राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए संसद टीवी, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत के समाचार और भी बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज पर। बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के छात्रों से मुलाकात करेंगी।
गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। इसके मद्देनजर राज्य में सोमवार से राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल रविवार नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी रचना के आसपास की जगह अभी संरक्षित बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को आगे बढ़ा दिया है और इस पर कोर्ट ने कहा है कि जो आदेश मई में दिए गए थे वो अगले आदेश तक जारी रहेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने ये तय करेगी कि सीबीआई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी जाए या नहीं। महाराष्ट्र में हाल ही में सोने की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 62 किलो सोना जब्त किया। इसकी कीमत 32 करोड़ रुपए आंकी गई। ये जब्ती 2 अलग अलग मामलों में की गई। इस दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। केरल एलडीएफ सरकार आज से 26 जनवरी 2023 तक फुटबॉल थीम ड्रग फ्री केरल अभियान के दूसरे चरण को लागू करेगी। CIAL कन्वेंशन सेंटर कोच्चि केरल में ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों को लेकर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात होगी। आज से राजस्थान विधानसभा परिसर जयपुर में नए डिजिटल संग्रहालय में स्कूली बच्चों को 1 महीने के लिए निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आंध्र प्रदेश में राज्य भर के सभी पुस्तकालय आज से 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाएंगे। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। और अमेरिका के टेक्सास राज्य में एयर शो के दौरान भयानक हादसा हो गया। यहां डलास में 2 युद्धक विमान जो हैं वो आपस में ही टकरा गए। हादसा इतना भयानक था कि एक विमान के 2 टुकड़े हो गए, जबकि दूसरा विमान नष्ट हो गया। इस हादसे में पायलट और चालक दल के सदस्यों समेत 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका के डलास में द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक एयर शो आयोजन के दौरान यह हादसा हुआ। इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग के द्वारा आधिकारिक तौर पर नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के बाद सभी के लिए प्रधानमंत्री बनने का वादा किया। न्यूसेट यानी कि इजरायली संसद के 64 सदस्यों का समर्थन हासिल करने वाले नेतन्याहू को अगली सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। और इधर सीरिया में इजरायल के जरिए स्ट्राइक एक बार फिर से शुरू हो गई है। सीरिया पर इजरायल के जरिए की गई एयर स्ट्राइक में 2 सीरियाई सैनिकों की मौत हो गई। इसके अलावा इस हमले में सीरिया के 3 सैनिक घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक इजरायल के हमले में शायरत एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिस पर उसे काफी नुकसान हुआ। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बीच ईरान की रिवॉल्यूशनरी कोर्ट ने सरकार विरोधी एक प्रदर्शनकारी को मौत की सजा सुनाई। न्यायपालिका की मिजान के मुताबिक महसा अमीनी की मौत के बाद राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के बीच ईरान ने पहली मौत की सजा मुकर्रर की है। आरोपी को एक सरकारी इमारत में आग लगाने, सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध करने की साजिश और ईरान के सबसे गंभीर कानून के तहत उसे मौत की सजा सुनाई गई। और अब नजर आर्थिक जगत की सुर्खियों पर। सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सितंबर तिमाही में सबसे तेजी से कर्ज बांटे। इस दौरान उसका कर्ज 28.62% से बढ़कर 1.48 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गया। और दूसरे स्थान पर काबिज यूनियन बैंक की उधारी जो है वो 21.54% बढ़कर 7.52 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। SBI 18.15% के साथ तीसरे स्थान पर रहा। बैंक ने 25.47 लाख करोड़ के कर्ज बांटे। खुदरा कर्ज बांटने में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। इसका खुदरा, कृषि और MSME कर्ज 22.31% बढ़ा।
बैंक ऑफ बड़ौदा का रैम 19.53% और SBI का 16.51% बढ़ा है। और अब बात खेल जगत की। ऑस्ट्रेलिया में हुई T20 विश्व कप के दौरान खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर विश्व कप खिताब अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 137 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम ने लक्ष्य 1 ओवर पहले 5 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। इंग्लैंड की तरफ से सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया, जबकि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया। और इसी के साथ टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन के इतिहास के साथ। रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 14 नवंबर साल 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। वे संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए प्रख्यात हुए। साल 1916 में वे लखनऊ अधिवेशन के दौरान सर्वप्रथम महात्मा गांधी के संपर्क में आए। साल 1929 में नेहरू कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, चाहे असहयोग आंदोलन की बात हो या फिर नमक सत्याग्रह या फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो। उन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों से बेहद लगाव होने के कारण उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा गया। इसी लोकप्रियता के चलते देश भर में उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। साल 1955 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।